क्वांटम मैकेनिक्स पर यहाँ तीसरे लेक्चर में वेलकम। पहले दो लेक्चर में मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की एक स्कीम बताई थी जो कि कंप्लीट हो सकती है, और वो स्कीम ख़त्म हुई थी आखिर में प्रोबेबिलिटी की प्रिडिक्शन पर कि प्रोबेबिलिटी हमने प्रिडिक्ट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी को टेस्ट करना, क्वांटम मैकेनिक्स को टेस्ट करना है एक ख़ास केसेस में, ठीक है। अब जो डिसाइडिंग टेस्ट है कि जहाँ पता चलता है उन चीज़ों में से कि क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है और क्लासिकल मैकेनिक्स लाइट की गलत है, वो तो एक कंट्रोल्ड कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन इससे पहले आप एक सिंपल सिचुएशन में समझ लें कि ये एक्सपेरिमेंट से मतलब कैसे निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में तो फिर आपके सामने डबल काम होगा ना कि आपने वो कंट्रोल कंडीशन भी समझनी है और मतलब निकालना भी समझना है। तो मतलब निकालना जो है, इंटरप्रेट करना जो है, उसको सिंपल सिचुएशन में आप समझ लें। और सिंपल सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है, और सिंपल सिचुएशन है लाइट इन ए रूम, ठीक है, नेचुरल कंडीशन है, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी तवज्जो दे सकते हैं इस बात पर कि लॉजिक क्या है, मेजर कैसे की जाती है प्रोबेबिलिटी। और फिर आखिर में हम इसका एक समझ के लिए एक सवाल है इसमें कि जो फिलहाल की सिर्फ समझ चेक करेगा, ये कोई एक्सपेरिमेंटल डिसीजन नहीं है, ठीक है। कि आपको इस सवाल का जवाब देने के काबिल होना चाहिए कि किस तरह का फोटॉन होते हैं लाइट पार्टिकल, ठीक है। तो किस तरह का फोटॉन हो, तो एक जो आपके अपने कमरे में जो लाइट है वो भी जैसे आपको दिखाई देती है लाइट, वो क्वांटम मैकेनिक्स को रिफ्यूट कर देगी, कंट्रडिक्ट करेगी। ये एक डिस्कशन है समझ के लिए, लेकिन असल एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेक्चर में है। अच्छा, बात जैसे मैंने कहा था, हमने इस लेक्चर में शुरू करनी है बात कि प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है। पहले लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है, मेजर के लफ्ज़ पर आप कंसंट्रेट करें, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये अलग सवाल है। और ये सादा सा सवाल होता है कि एक कॉइन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं तो 2 से डिवाइड कर दें, अगर डाइस की 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो 6 से डिवाइड कर दें, और सब कुछ ये पूरा, ये तो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच बच जाती है, स्टैटिस्टिक्स। ये यहाँ टॉपिक नहीं है, यहाँ टॉपिक है मेजर करना। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में मैं बता दूं, वजह यहाँ टॉपिक ना होने की ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरीके से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं होंगी, बल्कि ऐसे होंगी जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये जो लाइट ब्लू है ये तो क्वांटम मैकेनिक्स से रिप्लेस हो जाता है, लेकिन जब एक बार प्रोबेबिलिटी बता दी तो प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे करना है वो एक ही बात है। चाहे आप कॉइन की प्रोबेबिलिटी को मेजर करें, चाहे डाइस की प्रोबेबिलिटी को मेजर करें, चाहे प्रोसीजर ये होगा, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिटी जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताई तरीका, चाहे उससे प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी को मेजर करना एक ही काम है, और उसको पहले एक सादा सिचुएशन में आप समझ लें तो शायद बेहतर हो। और वो ये है कि कॉइन है, उसे टॉस करें, 10 दफ़ा करें, आप लिखते रहें या जस्ट काउंट करें किस तरीके से कि कितनी दफ़ा हेड आया, कितनी दफ़ा टेल आ गया। ये टेल और हेड एक रिवाज बन गया है। अब तो टेल हेड तो हम अब आज के कॉइन में तो नहीं होते, मतलब एक साइड और दूसरी साइड आप कह लें, एक साइड को खुद ही नाम दे दें टेल का और दूसरी साइड को खुद ही नाम दे दें हेड का, चाहे आपको हेड टेल ना भी दिखाई दे कॉइन पर। एक साइड दिखाई दी, फिर दूसरी दिखाई दी, फिर दूसरी दिखाई दी, फिर पहली, फिर दूसरी। आप इस तरह काउंट कर दें। एक साइड का जो फ्रैक्शन है इसमें क्या है, 10 में से 6 जो है ना दफ़े, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा एक साइड आई है, तो इस साइड का जो फ्रैक्शन है वो 6/10 यानी 0.6 है। अब दोबारा रिपीट करें, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो साइड 2 दफ़ा आए तो 2/10 वही जो फ्रैक्शन है वो 2/10 0.2 हो गया, जबकि थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन तो थी 1/2 यानी 0.5। तो फिर 0.5 कब दिखाई देगा? जवाब ये है कि इनिशियली नहीं दिखाई देगा, इनिशियली कोई पैटर्न नहीं होगा इसमें, तभी तो ये 1/2
से कोई ताल्लुक नहीं है 0.6 और 0.2 का, और अगली दफ़ा करेंगे तो कोई पता नहीं 0.4 आ जाए, 0.7 आ जाए, कोई पैटर्न नहीं। लेकिन फिर इसकी अहमियत क्या है? इसके एक्सपेरिमेंट से कोई ताल्लुक है या मैथमेटिक्स है? जवाब ये एक्सपेरिमेंट से ताल्लुक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसा होगा? आप इसे रिपीट करें लार्ज नंबर ऑफ टाइम। ये तो 10 दफ़ा किया था ना, 10 दफ़ा ना करें, 100 दफ़ा भी ना करें। अब एक्सपेरिमेंट जो हम, अच्छा मैं कैसे करता हूँ वो मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं बोलने पर टाइम नहीं लगाता, क्योंकि एक टॉस को 1000 दफ़ा करना तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। तो ये कंप्यूटर के कमांड्स के ज़रिए ये काम किया जा सकता है। तो जिन लोगों को कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का कोई है तजर्बा, वो इस वीडियो की स्लाइड को पॉज करके रोक लें और ये ख़ुद पढ़ लें। लेकिन जिन लोगों को नहीं तजर्बा, तो मैं उन्हें एक और कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहता। तो जिन लोगों का इसकी वजह क्या है, ये अगर कंप्यूटर नहीं आता, इसकी कोई वजह फिजिक्स में कोर्सेज में और भी हैं इस प्रोग्रामिंग के अलावा, लेकिन उन वजूहात बताने का टाइम नहीं है। तो साइंस का ये बहुत सारी वजह से रिज़ल्ट है, जिनमें से कई लोगों को बताने का टाइम नहीं है कि अगर आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करें तो फिर जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी, ये जो असल नंबरों का जो फ्रैक्शन है वो उसी के मुताबिक होता चला जाएगा। तो अब आपने ये कैसे काम कर सकते हैं, ये अब प्रोग्रामिंग की डिटेल आप खुद पढ़ लें। आपको रिपीट करना होगा, इसके लिए लूप होता है, और कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, ये रैंडम की कमांड ये करेगी। इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाता, आप खुद पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं फिजिक्स पर ही जारी रहता हूँ। और वो अगले स्लाइड में वो ये है कि प्रोबेबिलिटी का ऑब्जर्वेशन से क्या ताल्लुक है। वो जैसे तो ताल्लुक उस वक्त अपीयर होता है कि जिस वक्त अगर आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करें। शुरू में कोई ताल्लुक नहीं है। जब लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे तो जितना नंबर ऑफ टाइम होगा अपीयरेंस का, वही प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ज़्यादा एक्जैक्टली बात यह है कि अगर आपने 10,000 दफ़ा किया है, तो जितनी दफ़ा एक साइड अपीयर हुई, फ़र्ज करें 5,200 दफ़ा हुई, तो 5,200 को न्यूमरेटर में रखें और टोटल को 10,000 को डिनोमिनेटर में रखें। जो फ्रैक्शन होगा ना, वो इस केस में कॉइन के केस में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, कि वो प्रोबेबिलिटी के करीब आपके जो आप देख रहे हैं उसके करीब जा रहा है। तो अब ये आपने याद रखना है, ये बात मैंने इस बॉक्स में भी डाल दी है, और अब अगले स्लाइड में तो सारी चीज़ें नहीं बार बार दिखाई जा सकती, लेकिन आप कोशिश करें कि ये आपको रिजल्ट याद रहे कि प्रोबेबिलिटी का साइन ये है कि जो नंबर ऑफ अपीयरेंस है उनकी जो रेशो होती है वो प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शन होती है। जिस साइड के नंबर ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, और अगर नंबर सेम तो प्रोबेबिलिटी भी सेम। लेकिन साथ एक ये भी ज़रूरी है कि जिस वक्त, जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में कहा था कि अगर तो टॉसेज 10,000 दफ़ा हैं, आप कंप्यूटर के ज़रिए 10,000 दफ़ा कर सकते हैं, तो फिर तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। लेकिन जैसे मैंने बताया था, अगर 10 दफ़ा करते हैं तो कोई पैटर्न नहीं था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये कम के साथ नो पैटर्न होना, ये भी प्रोबेबिलिटी की निशानी है। अगर हमेशा 0.5 आए तो फिर तो कोई रूल है, फिर तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आपने समझ ना प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जस्ट चांस हो जाए, हो सकता है ना। इस शुरू के नंबर के लिए कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन लार्ज नंबर पर वही जिसको चांस कहते हैं, टेक्निकली प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो असल नंबर की रेशो बन जाती है। तो ये इसको याद रखने की कोशिश करें। अगली दफ़ा अगली स्लाइड में अगली चीज़ें हैं, तो वहाँ इसको रिपीट करेंगे तो एक स्लाइड बहुत कंजेस्टेड हो जाएगी। मैं आपको फिर कहता हूँ इसको याद रखने की कोशिश करें, इस रूल को। नंबर प्रोपोर्शन टू प्रोबेबिलिटी बुनियादी बात है, बाकी बात तो मैं रिपीट कर भी सकता हूँ। अच्छा, अब आए एक्सपेरिमेंट पर, जिसकी मैंने बात की। ये एक्सपेरिमेंट कोई सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, सादा सा एक्सपेरिमेंट है कि एक कमरा है, उसमें लाइट है, किसी जगह ज़्यादा है, किसी जगह कम है। अब इसके बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स से जो पहले थी, 19वीं सदी की थ्योरी थी, उसका यह कहना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर का सम
एनर्जी डेंसिटी, इसको इंटेंसिटी भी कहते हैं लाइट में, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगे वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कम होंगे वहाँ एनर्जी कम होगी। बल्कि असल मामला अपोजिट है। क्वांटम के क्लासिकल मैकेनिक्स का कहना है कि जहाँ एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और जहाँ एनर्जी डेंसिटी कम है वहाँ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह कहती हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कम है। ये तो होगी क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम इसके बगैर। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव फंक्शन है, क्योंकि ये वेव इक्वेशन के सोल्यूशन है, और ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेव इक्वेशन है मैक्सवेल वेव इक्वेशन। तो ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है? अब ये पास्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, इसे याद करने की कोशिश करें कि वेव फंक्शन का स्क्वायर क्वांटम मैकेनिक्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। अब फर्क क्या बन गया? क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक प्रोबेबिलिटी। अब इनमें से कौन ठीक है कौन गलत है, ये है ना। और फिलहाल जवाब ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये भी नंबर के प्रोपोर्शनल हो जाती है और नंबर एनर्जी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। मैं इसे रिपीट करता हूँ, पहले आप समझ लें ये काम क्यों होता है। अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में मैंने कॉइन के मामले में क्या बनाया था कि प्रोबेबिलिटी नंबर के प्रोपोर्शनल होती है अगर टॉसेस की, अब यहाँ की तादाद बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ टॉस नहीं है, यहाँ फोटान है। अच्छा, फोटान की तादाद, फोटान को आप देख नहीं सकते, यहाँ आपको कोई फोटान ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। यहाँ आपको कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ अगर फर्क करें एक जूल की एनर्जी आ रही है जहाँ से, ठीक है, पर सेकंड, और उनमें से बहुत सारे फोटोन है और हर एक की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा। तो इसका मतलब है कि आप 1.6 माइनस जूल से तो कैंसिल हो गया, यूनिट तो कैंसिल हो गए, और 1 को आप डिवाइड करेंगे 1.6 -19 से, माइनस से डिवाइड करेंगे तो आंसर +19 होगा। अब ये लार्ज नंबर है। अब मैं रिपीट करता हूँ जो पहले बात की थी, क्योंकि ये लार्ज नंबर है तो अब ये जैसे मैंने भी कहा था आपको ये याद रखना होगा, बार बार मैं दिखा नहीं सकता बॉक्स जो मैंने बनाया था, कि क्योंकि लार्ज नंबर है तो इससे प्रोबेबिलिटी और नंबर प्रोपोर्शन होंगे। फिर आगे सोचिए, अगर नंबर है, अगर नंबर ज़्यादा, जहाँ नंबर ऑफ फोटान ज़्यादा हैं और हर फोटान की एनर्जी इतनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर 10 फोटान है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर 20 फोटान है तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर जितने नंबर ज़्यादा हैं और उतनी एनर्जी ज़्यादा है, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का भी, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी नंबर के प्रोपोर्शनल, और फिर नंबर अगर हर एक की एनर्जी फिक्स है तो फिर जितने ज़्यादा नंबर उतनी एनर्जी। तो नेट रिजल्ट क्वांटम मैकेनिक्स का भी की भी प्रेडिक्शन यही बन गई कि ये जो ई स्क्वायर के प्रोबेबिलिटी के जो एक नई प्रेडिक्शन थी क्वांटम मैकेनिक्स की, वो क्लासिकल मैकेनिक्स की एनर्जी की प्रेडिक्शन के बराबर हो गई। इसका मतलब है कि अगर ये एनर्जी की प्रेडिक्शन इसको ठीक एक्सप्लेन करती है, यानी अगर क्लासिकल मैकेनिक्स सही बताती है कि कहाँ क्या होगा, या क्लासिकल में से आप समझ सकते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स भी यही रिजल्ट बताती है। तो इस केस में क्लासिकल और क्वांटम में कोई फ़र्क नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था ना, ये समझ के लिए तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये डिसाइडिंग नहीं है। ये नहीं चूज करता क्लासिकल मैकेनिक्स ठीक है कि क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है। बस यहाँ कह सकते हैं लॉजिकली, इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स गलत नहीं है, यानी क्लासिकल से क्लैश नहीं करती, लेकिन ठीक कौन सा है इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना होगा, ठीक है। अच्छा, जो कुछ आप सीखा है असल मकसद प्रोबेबिलिटी का, तो उसको मैं समराइज कर देता हूँ और फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और वो अब ये रेपिटेशन या ये नई बात नहीं है, लेकिन इतनी ज़रूरी बात है कि मैं इसे एक रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो ये है कि जिस पहले जो बात कॉइन के मामले में कही थी, अब आप लैंग्वेज बदल कर लाइट के मामले में कहें, बात वही है कि अगर अगर बड़ी तादाद है, ठीक है, तो फिर फिक्स पैटर्न होगा, और अगर बड़ी तादाद नहीं है, जिस तरह वो कॉइन में था ना 1/2 1/2 एक पैटर्न था, और लाइट में यह है कि कमरे में जो रोशनी है वो एक पैटर्न है, फिक्स रोशनी है, जहाँ ज़्यादा है वो कम है, ठीक है। और स्मॉल नंबर के लिए वो पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ही लिखना रह गया, इसको आप समझ लें, ये लार्ज नंबर के लिए है। तो ये दो चीज़ें मिलकर प्रोबेबिलिटी की निशानियाँ बनाती हैं, ठीक है। अब डेली लाइफ में तो ये लार्ज नंबर ही होता है,
तो इसका मतलब ये है कि डेली लाइफ में क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के पैटर्न के मुताबिक होंगे। लेकिन अब क्वांटम और क्लासिकल में फ़र्क कहाँ होगा? फ़र्क होगा कि स्मॉल नंबर होगा। स्मॉल नंबर में क्या होगा कि अगर आप, ये स्मॉल नंबर कैसे हो सकता है ये बाद में, ये अगली स्लाइड में और फिर अगले लेक्चर में है। फिलहाल कहें अगर स्मॉल नंबर हो, अगर के साथ समझें, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहेगी कि स्मॉल होगा, थोड़ी सी तादाद होगी, फिर भी पैटर्न होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहेगी अगर तादाद थोड़ी होगी तो कोई पैटर्न नहीं होगा, और उसके वक्त के साथ चेंज होगा। पता नहीं आपको ये चेंज दिखाई दे रही है कि नहीं दिखा रही, कि वो भी पैटर्न नहीं है तो पैटर्न नहीं रहेगा, रैंडम ही रहेगी, रैंडमनेस रहेगी अगर तादाद थोड़ी है। और तादाद थोड़ी कब कैसे हो सकती है, ये नेक्स्ट स्लाइड और फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का पूरा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन उसके लिए, इसकी तादाद को कम करने के लिए, अब ये देखें, इससे पहले जब तादाद, फोटॉन की तादाद कैलकुलेट कैसे की थी कि एनर्जी को फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड किया था। अब अगर आपने तादाद कम करनी है तो एनर्जी को कम करना होगा। एनर्जी को 10⁻19 था ना, एक के साथ 19 जीरो, तो एक के साथ 18 जीरो, इतनी तादाद कम करना पड़ेगी। लेकिन ये 50 साल की टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक 1970s या 80s में ये टेक्नोलॉजी अचीव हो गई थी। और ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। इस लेक्चर की तो हम समरी की तरफ ही जा रहे हैं। इस समरी से पहले जो कि हेडिंग थी उसको मेरे हिसाब से तो रिपीट ही कर दें, ठीक है। कि ये पता ना कि स्मॉल नंबर ऑफ, अभी बात की मैंने कि अगर रेपिटेशन या डॉट्स ये कम हो, कम कैसे हो सकते हैं? एक तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, कि जिसमें कम कैसे किया जाए। जैसे मैंने भी कहा था ना कि सोर्स की पावर को बहुत कम करना। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सवाल है, जस्ट इफ के साथ। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस इफ का जवाब देने के काबिल होने चाहिए आपको, ठीक है। ये एक्चुअली ये हमारी दुनिया ऐसी नहीं है, लेकिन अगर कोई दुनिया हो कि जिसमें प्लांक कांस्टेंट लार्ज हो, उसकी जैसे अगर प्लांक कांस्टेंट मिलियन टाइम ज़्यादा है, तो एक फोटॉन की एनर्जी भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय बिलियन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻18 हो जाएगी। अब जो 10⁻18 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 10⁻19, तो 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+18 दिस 10⁻1, 10⁻1 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल, यूनिट तो पहले कैंसिल हो गए, तो 10 बन जाएगा। अब ये जो है ना, अगर फोटॉन ऐसा हो, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल है, तो फिर क्या होगा? तादाद कम होगी। क्वांटम मैकेनिक्स कहेगी कोई पैटर्न नहीं है आपके अपने कमरे में, लेकिन अगर आपके कमरे में पैटर्न रहे, जहां लाइट ज़्यादा है वहां लाइट रहे, कम ज़्यादा कम रहे, तो ये जो पैटर्न और फिक्स पैटर्न, ये क्वांटम इसको कंट्राडिक्ट करेगा। लेकिन ये तो एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन ये तो किसी और ही दुनिया की बात हो सकती है, ठीक है। तो हमारी दुनिया में क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। और फिर मैं इसकी कंक्लूजन करके इस लेक्चर को तो ख़त्म करता हूँ। और वो ये है कि ये बात कई दफ़ा हो चुकी है कि विजिबल साइन प्रोबेबिलिटी क्या है, कि लार्ज नंबर ऑफ टाइम के लिए जो होगा ये पैटर्न होगा। इसको पैटर्न को जिस तरीके से भी लिखा है, कई दफ़ा लिखा है, एक वैरायटी है लिखने की, कि ब्राइटनेस है, नंबर डेंसिटी है, क्वांटम इसका रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो नंबर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, और नंबर एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये सब पैटर्न द्वारा होगा अगर लार्ज नंबर है, ठीक है। और लेकिन स्मॉल नंबर होगा तो पैटर्न नहीं होगा। तो ये निशानी है प्रोबेबिलिटी की और क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। लेकिन ये स्मॉल नंबर कैसे होगा, ये एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी के बजाय एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो उस लेक्चर को जानने के लिए आप बाखबर रहें, और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।